हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं विनोद सर, जौरा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 के अंदर ही वो पोर्शन जिसका आपका बेसब्री से इंतजार था। मैंने अभी तक आपको ये कंप्लीट करा दिया था मिनरल रिसोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेज। चलिए प्रारंभ करते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज में आप जब मिनरल रिसोर्सेज पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे तब उसके बाद ढेर सारे मिनरल रिसोर्सेज के बाद में आप कुछ एनर्जी रिसोर्सेज भी पढ़ेंगे। और एनर्जी रिसोर्सेज में आपने शायद पहले कभी पढ़ा हो, इस तरह से एनर्जी रिसोर्सेज है, आपने शायद पहले कभी पढ़ा हो। न पढ़ा हो तो हम प्रारंभ करते हैं बिना किसी टाइम लिए हुए। चलिए हम प्रारंभ कर रहे हैं एनर्जी रिसोर्सेज। आप देख सकते हैं लिखा हुआ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज। हर किसी काम करने के लिए, कोई भी एक्टिविटीज हो, हर किसी का काम करने के लिए, कोई भी काम कर रहे हैं उसमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए लिखा जाता है कि जो यूनिट वर्क की होती है वही यूनिट एनर्जी की भी होती है। वर्क की यूनिट जिसे आप कहते हैं जूल, उसको एनर्जी की यूनिट भी बोला जाता है। इट इज नीडेड टू कुक, टू प्रोवाइड द लाइट एंड हीट, टू प्रोपेल द व्हीकल्स एंड टू ड्राइव द मशीनरी इन द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री में किसी मशीनरी को चलाना हो, किसी व्हीकल गाड़ी को चलाना हो, या हीट जनरेट करना हो, लाइट है वो बनाना हो, कुक द फूड और कुकिंग करना हो, खाना पकाना हो, हर किसी में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द फ्यूल मिनरल्स। अंडरलाइन कीजिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या वन लाइनर क्वेश्चन मान सकते हैं आप। तो इसमें एनर्जी है आखिर जिन फ्यूल से मिला करती है, लिखा हुआ फ्यूल मिनरल्स आखिर किसको कहते हैं। एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द फ्यूल्स। दीज फ्यूल मिनरल्स आर द एग्जांपल जस्ट लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिए, आपसे पूछा जाएगा फ्यूल मिनरल्स के एग्जांपल कौन से हैं, तो डायरेक्ट आंसर है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम और इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल टाइप ऑफ द रिसोर्सेज। एनर्जी के रिसोर्स दो तरह के होते हैं, एक कन्वेंशनल, दूसरा नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्सेज में आप टिक करेंगे कौन कौन से? फायरवुड। फायरवुड दैट मीन्स जिन वुड्स को, जिन लकड़ियों को आप जलाने का काम करते हैं और उनको यूज कर लेते हैं, फायरवुड कहलाती हैं। कैटल डंग केक, जानवरों का जो गोबर होता है उससे आप कंडे बना लेते हैं, उन्हीं को कहते हैं कैटल डंग केक। और कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हाइडल, दैट मीन्स हाइडल का रिलेशन हाइड्रा से होता है, दैट मीन्स आप पानी से करंट बना रहे होते हैं। थर्मल दैट मीन्स हीट, आप कोल और पेट्रोलियम को जलाने के बाद में, सर कोयले को जलाने के बाद में आप हीट जनरेट करते हैं, उसी हीट से आप करंट बना रहे होते हैं, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कहलाता है। तो हाइडल दैट मीन्स पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, थर्मल दैट मीन्स हीट से बनती है। अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल, टाइड्स और वाइड्स से समुद्र में आया करते हैं। आपको बताया गया था कि जो मून है, चंद्रमा है, वो अक्सर ऐसा करते हैं कि समुद्र के पानी को अपनी तरफ खींचे रखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, और समुद्र के किनारों पर बहुत तेज लहरें टकराती हैं बहुत तेजी के साथ में, वो टाइड्स कहते हैं, जब वापस जाती हैं दैट इज वाइड्स। टाइड्स और वाइड्स में भी एनर्जी हुआ करती है। जियोथर्मल दैट मीन्स जमीन की, जो पृथ्वी की, अर्थ की जो एनर्जी हुआ करती है, जियोथर्मल। बायोगैस प्लांट है, सरकार के द्वारा जगह जगह बनाए जाते हैं, वो बायोगैस एनर्जी होती है। और साथ में एटॉमिक एनर्जी दैट मीन्स न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ करते हैं, जहां न्यूक्लियर रिएक्शन चला करती है, जहां पर लार्ज अमाउंटों में हीट जनरेट होती है, उसी हीट का यूज कर लिया जाता है। तो ये जो सोर्सेज हैं नॉन कन्वेंशनल, वो ये सोर्सेज आपको दिए गए हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है वो, इसको आप नोट कर लीजिए। फायरवुड एंड कैटल डंग केक मोस्ट कॉमनली यूज इन द रूरल इंडिया। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सबसे ज्यादा स्तर पर यूज होने वाले, कॉमनली यूज होने वाली दो चीजें हैं, फायरवुड एंड कैटल डंग केक। According to one estimate, more than 70% energy requirement is rural household is made by these two। वो करें इन दोनों के द्वारा, फायरवुड और कैटल डंग के द्वारा एनर्जी की रिक्वायरमेंट करीबन 70% से ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कर ली जाती है भारतीय गांवों के अंदर।
देखो क्या लिखा हो, कंटिन्यूएशन ऑफ दीज इंक्रीजली बिकमिंग डिफिकल्ट ड्यू टू डिक्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया। इनका जब लगातार यूज करते हैं तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट और बुरा इफेक्ट ये आता है, ये फॉरेस्ट एरिया है वो कम होता जा रहा है। जब जंगल से आप लकड़ी लेकर आएंगे तो जंगल में पेड़ पौधों को काटेंगे दैट मीन्स जंगल के अंदर पेड़ पौधों की संख्या कम होगी, फॉरेस्ट एरिया कम हो जाएगा। इसका मतलब फायरवुड का यूज लंबे स्तर पर करते हैं तो इसका मतलब जंगल साफ होते जा रहे हैं। मोर एवर यूजिंग डंकी टू इज बीइंग डिस्करेज्ड बिकॉज इट कंज्यूम्स द मोस्ट वैल्यूएबल मैन्योर विच कुड बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर। सबसे कीमती मैन्योर और सबसे बेहतरीन जो खाद है, नेचुरल जो फर्टिलिटी जिसके अंदर हुआ करती है वो मैन्योर होती है, जो गोबर से बना करती है। अब गोबर से कंडे बना रहे हैं, दैट मीन्स कैटल डंग केक बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने गोबर को खेत के अंदर है मैन्योर की फॉर्म में यूज नहीं किया, आपने उसी गोबर से कंडे बना लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडे बनाते जा रहे हैं, आप बार बार इस प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं, तो फाइनली रिजल्ट ये आता है कि आपके एग्रीकल्चर फील्ड में, खेतों में मैन्योर के उसकी कमी हो जाती है, नेचुरल फर्टिलिटी नहीं आ पाती। आप इस वजह से आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने के लिए बाध्य और मजबूर हो जाते हैं। चलिए हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। उसमें सबसे पहला है कॉल दैट मीन्स कोयला। इंडिया के अंदर देखा जाए, इन इंडिया कॉल इज द मोस्ट अबंडली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। भारत के अंदर देखा जाए तो सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला फॉसिल फ्यूल जो आसानी से उपलब्ध है, सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है फॉसिल फ्यूल, वो होता है कॉल। इट प्रोवाइड्स सब्सटेंशियली पार्ट ऑफ द नेशंस एनर्जी नीड। हमारे देश की आवश्यकताओं, देश के अंदर जो एनर्जी की आवश्यकता है उसको पूरा करने का ये प्रयास करता है कॉल। इट इज यूज्ड फॉर द पावर जनरेशन, इससे करंट बनाया जाता है। टू सप्लाई द एनर्जी टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में एनर्जी सप्लाई की जाती है। एज वेल एज इसके साथ साथ में फॉर डोमेस्टिक नीड्स, घरेलू जो आवश्यकताएं हुआ करती उनको पूरा किया जाता है। इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कॉल फॉर द मीटिंग इट्स कॉमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट। भारत है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बहुत ज्यादा डिपेंड है इस कोयले पर। As you are already aware that coal is formed due to the compression of plant material, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि कोयले का निर्माण होता कैसे है कि प्लांट मटेरियल्स होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद है कंप्रेस हो जाता है, तब जाता है हाई प्रेशर और टेम्परेचर, वो कोयले में कन्वर्ट हो जाता है। और कोयले में कन्वर्ट होने के बाद में लिखा हुआ है देयरफॉर इज फाउंड इन वैरायटी ऑफ फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑफ द डिग्री ऑफ कंप्रेशन। इसीलिए कोयले की अलग अलग वैरायटी मिला करती है। और कोयले की अलग अलग वैरायटी क्यों मिलती है, उसका रीजन क्या है, डिग्री ऑफ कंप्रेशन, यानी प्रेशर है वो अलग अलग जगह अलग अलग हुआ करता है। कोयला आखिर कितनी गहराई में है, डेप्थ कितनी है, कितनी गहराई से आपने कोयला निकाला है, और टाइम ऑफ द बुरियल, और उसके साथ साथ में आखिर वो जमीन के अंदर कब दफन हो गया था। बुरियल मीन्स दफन हो जाना। इस बात पर डिपेंड करता है कि कोयला आखिर किस टाइप का मिलेगा। बात करते हैं डिकेइंग द प्लांट्स इन द स्वैम्प्स प्रोड्यूस द, प्लांट जहां दलदल वाले इलाके के अंदर, वहां पर एक कोयले का एक फॉर्म बना करता है। उस कोयले के सबसे पहले फॉर्म का नाम होता है पीट। मैं आपको बता दूं कोयले के कौन कौन से हैं। एक पीट होता है, दूसरा लिग्नाइट होता है, तीसरा बिटुमिनस होता है, और फोर्थ नंबर जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी वाला है एंथ्रेसाइट होता है। चलिए 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं कि कोल है, उस कोयले के आखिर कौन कौन से फॉर्म मिला करते हैं। पीट विच हैज ए लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट, लो हीटिंग कैपेसिटी, सबसे कम क्वालिटी वाला, लोएस्ट क्वालिटी वाला है वो पीट होता है। लो ग्रेड ब्राउन कॉल, यानी लोएस्ट क्वालिटी का तो है लेकिन ब्राउन कॉल होता है वो लिग्नाइट है। सॉफ्ट होता है विद हाई मॉइस्चर कंटेंट हुआ करता है। प्रिंसिपल लिखा हुआ है द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व आर इन द नेवली इन द तमिलनाडु, अंडरलाइन कीजिए। तमिलनाडु के अंदर नेमेली जगह पर सबसे अधिक मात्रा में लिग्नाइट के भंडार मिला करते हैं। लिग्नाइट टाइप के कॉल के भंडार आखिर कहाँ मिलते हैं, पॉइंट नोट डाउन करें। नेवेली इन द तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर जो नेवेली जगह है वहां पर मिला करते हैं। आर यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका उपयोग किया जाता है करंट बनाने के लिए। कॉल दैट हैज बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज इट टेम्परेचर इज बिटुमिनस कॉल। जो गहराई में मिला करता है, जो हाई टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से बना हुआ है वो बिटुमिनस कॉल है। और बिटुमिनस कॉल का सबसे बेहतरीन उपयोग जो पूछा जाता है, मोस्ट पॉपुलर कॉल इन द कॉमर्शियल यूज, अंडरलाइन कर लीजिए। कॉमर्शियल यूज, कॉमर्शियल पर्पस से व्यापारिक तौर पर सबसे बड़े स्तर पर यूज होने वाला कॉल है वो बिटुमिनस कॉल है। मेटलर्जिकल कॉल इज हाई ग्रेड बिटुमिनस कॉल विच हैज ए स्पेशल स्मेल्टिंग आयरन इन द ब्लास्ट
बात्या भट्टी के अंदर जहां पर बहुत अधिक टेम्परेचर होता है, जहां पर आयरन ओर्स है उसको पिघलाया जाता है। आयरन ओर्स जिसका फॉर्मूला Fe2O3 होता है, जिसको हेमेटाइट कहते हैं, उसमें से ऑक्सीजन को हटाना है, दैट मीन्स रिडक्शन करना है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दैट मीन्स रिडक्शन, उसमें रिडक्शन करना है। तो उसमें आप आखिर कौन सा कॉल यूज करते हैं? तो आंसर आता है बिटुमिनस कॉल। तो बिटुमिनस कॉल की दो लाइन सबसे इंपोर्टेंट है। पहला, कॉमर्शियली यूज्ड कॉल बिटुमिनस कॉल है। दूसरा, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन इन द ब्लास्ट फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जब आयरन की स्मेल्टिंग करते हैं, तब उस दौरान इसमें आखिर कौन सा कॉल मिलाया जाता है? तब आंसर होता है बिटुमिनस। चलिए बात करते हैं एंथ्रेसाइट कॉल की। द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कॉल, बहुत इंपोर्टेंट लाइन है। एंथ्रेसाइट सबसे बेहतरीन क्वालिटी वाला हार्ड कॉल हुआ करता है, इसमें किसी तरह की कोई सॉफ्टनेस नहीं हुआ करती। तो आपने पढ़े थे 4 टाइप्स ऑफ द कॉल, फर्स्ट पीट, सेकंड लिग्नाइट, थर्ड बिटुमिनस और फोर्थ है एंथ्रेसाइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। द इन इंडिया कॉल अकर्स इन द रॉक सीरीज ऑफ द टू मैन जियोलॉजिकल एजेस। भारत के अंदर समय के हिसाब से, उम्र के हिसाब से देखा जाए और जियोलॉजिकल एज के हिसाब से देखा जाए तो करीबन 200 मिलियन और इससे भी ज्यादा पुराना कोयला हुआ करता है, उसको कहते हैं गोंडवाना कॉल। अंडरलाइन कर लीजिए। आखिर सबसे पुराना जो कॉल होता है वो गोंडवाना कैटेगरी का है। एंड इन टर्सरी डिपोजिट्स, जो टर्सरी कॉल्स हुआ करते हैं वो होते हैं करीबन ओनली अबाउट 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड, केवल 55 लाख साल पुराना हुआ करता है। द मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंडवाना कॉल विच आर मेटलर्जिकल कॉल आर लोकेटेड इन। अब देखिए गोंडवाना कॉल है जो करीबन 200 मिलियन ईयर्स, 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, इससे भी ज्यादा पुराना है, वो आखिर मिलता कहां पर है? तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल, दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। सभी नोट कर लें, ये मैप है, मैं आपको बाद में कराऊंगा, मैंने आपको बताया था मैप वर्क है, वो सब बाद में कराऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे झारिया, दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल, झारखंड, झारिया, रानीगंज, बोकारो, ये भी झारखंड में ही है, कॉल फील्ड्स हुआ करते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, दामोदर वैली इन द वेस्ट बंगाल, झारखंड, झारिया, नेक्स्ट रानीगंज, बोकारो, और उसके बाद दिया हुआ है झारिया, रानीगंज, बोकारो आर द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉल फील्ड्स। तो यहाँ पर कॉल फील्ड जो हुआ करते हैं वो आप देखेंगे तो झारिया, रानीगंज, बोकारो, ये तीनों के तीनों झारखंड में। नोट कर लीजिए, ये तीनों के तीनों कहां पर है? झारखंड में। द गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा वैलीज आल्सो कंटेन द कॉल डिपॉजिट्स। गोदावरी, महानदी और सोन और साथ में वर्धा है की घाटियां हुआ करती है, वहां भी कोयले के भंडार हुआ करते हैं। टर्सरी कोल, सब देखो यहाँ पर, वो गोंडवाना कोल है जो करीबन 200 मिलियन साल पुराना है। टर्सरी कोल जिसे टर्सरी डिपोजिट भी कहा जाता है, ये करीबन 55 मिलियन ईयर्स एगो वाला है। कहाँ मिलता है? नॉर्थर्न स्टेट, ईस्टर्न स्टेट, यानी उत्तर पूर्वी जो राज्य हुआ करते हैं भारत के, लाइक एज मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड, इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, रिमेंबर कॉल इज द बल्की मटेरियल। बल्की मटेरियल तो है, ये बिल्कुल सही है। विच लॉसेज वेट ऑन यूज एज इट इज रिड्यूस टू एस। जब इसको यूज करते हैं तो इसका वेट लॉस हो जाता है, क्योंकि यूज करने के लिए इसको सबसे पहले बर्न करते हैं, जलाते हैं, और जैसे ही जलाएंगे तो कोला है उसे राख बन जाती है, तो इसका मतलब बल्कीनेस खत्म हो जाती है इसकी। Hence, heavy industries and thermal power stations are located on और नियर द कॉल फील्ड्स। कॉल फील्ड के पास में या फिर कॉल फील्ड के कॉल फील्ड वाली जगह पर ही आखिर थर्मल पावर प्लांट और हैवी इंडस्ट्रीज को बनाया जाता है, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है? बल्कि। चलिए हम बात करते हैं कॉल के बाद सेकंड नंबर पर होता है पेट्रोलियम। आप देखेंगे इस पेट्रोलियम के अंदर, पेट्रोलियम का अदर नेम होता है मिनरल ऑयल। पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड मिनरल ऑयल, आप अंडरलाइन कर लीजिए। साथ साथ में पेट्रोलियम है उसको मिनरल ऑयल भी कहा जाता है। इज द नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स इन इंडिया आफ्टर द कॉल। कोयले के बाद में, कॉल के बाद में आप देखेंगे तो पेट्रोलियम है जिसे आप मिनरल ऑयल भी कहते हैं। कोयले के बाद में दूसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी रिसोर्स हुआ करता है। इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट, इसको जलाते हैं तो हीट बनती है, लाइट भी जनरेट होती है, प्रकाश देता है। लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट वे मटेरियल होते हैं जो फ्रिक्शन को कम कर देते हैं,
याद रखिए, जहां भी फ्रिक्शन को कम करने की जरूरत पड़ती है, जैसे ऑयल है, ग्रीस है, ये लुब्रिकेंट हुआ करते हैं, उसी तरह से पेट्रोलियम और उसके प्रोडक्ट का यूज करते हैं। रॉ मटेरियल्स फॉर नंबर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्री में जहां पर कुछ बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसके अंदर आप देखेंगे तो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज ए नोडल इंडस्ट्री, अंडरलाइन कर लीजिए, पूछा जाता है विच कैन एक्ट एज ए नोडल इंडस्ट्री फॉर द सिंथेसिस ऑफ टेक्सटाइल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, यानी केमिकल बनाने वाली इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर बनाने वाली इंडस्ट्री, साथ में टेक्सटाइल यानी कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री के लिए नोडल इंडस्ट्री यानी मुख्य इंडस्ट्री की तरह, बेस की तरह आखिर कौन काम करती है? पेट्रोलियम रिफाइनरीज। Most of the petroleum occurrences in India are associated with the anticlines and fault traps in the rock formation of the tertiary age। वो कह रहे हैं कि जो टर्सरी एज वाला यानी 55 ईयर्स के आसपास वाला जो हुआ करता है, वहां पर आप देखेंगे तो बहुत सारी चट्टानें ऐसी होती है जिनमें दरार पड़ जाती है या फिर कुछ फॉल्टी जगह हुआ करती है, वहां पर ये पेट्रोलियम ऑयल की फॉर्म में जमा हो जाता है। इन रीजन्स ऑफ फोल्डिंग, जहां पर ये फोल्ड करती हैं, एक दूसरे के ऊपर फोल्ड रहती है, एंटी क्लाइंस और डोम्स, जहां पर गुम्मद जैसी स्ट्रक्चर होती है, डोम शेप है, ये होता है आपका डायफ्राम होता है बॉडी के अंदर, वो भी डोम शेप है। आपके घर की मंदिर है घर के अंदर, वो भी डोम शेप है। घर के बाहर जो मंदिर है उसका भी शेप डोम शेप होता है। इसका मतलब ये हुआ कि डोम शेप वाली जो स्ट्रक्चर हुआ करती है रॉक की, उसी के अंदर क्या भरा होता है? मिनरल ऑयल, दैट मीन्स पेट्रोलियम। इट अकर्स वेयर ऑयल इज ट्रैप्ड इनटू द क्रेस्ट ऑफ द अपफोल्ड, ऊपर वाले फोल्ड में ऑयल भर जाता है। ऑयल बियरिंग लेयर इज पोरस लाइमस्टोन और सैंडस्टोन थ्रू विच ऑयल में फ्लो। ऑयल जिस लेयर के अंदर होता है उसी में पोरस कैल्शियम कार्बोनेट हुआ करता है, लाइमस्टोन, और उसी के थ्रू ये ऑयल फ्लो करता है। ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग बाय इंटरवेनिंग नॉन पोरस लेयर, और बीच बीच में आखिर क्या होती है? नॉन पोरस लेयर्स हुआ करती है जिनमें कोई छिद्र नहीं होते। तो इसका मतलब जहां छिद्र नहीं है तो इसका मतलब ऑयल नीचे नहीं जा सकता, वो ऊपर की तरफ भागेगा, और ऊपर की तरफ भी नहीं आ सकता। इसीलिए वो जब पोर्स हुआ करते हैं एक पोर्स से दूसरे पोर्स में, और सीधे के सीधे चला जाता है। ऑयल इस तरह से मूव करता है। पेट्रोलियम इज आल्सो फाउंड इन फॉल्ट ट्रैप्स बिटवीन द पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स। छिद्रित जो चट्टानें होती हैं और साथ में अच्छिद्रित, दैट मींस इसमें किसी तरह के कोई पोर्स नहीं हुआ करते, उनके बीच में पेट्रोलियम भरा होता है। गैस बीइंग लाइटर यूजुअली अकर्स अबव द ऑयल, गैस हल्की होती है, नेचुरल गैस हल्की हुआ करती है, इसलिए इस ऑयल की ऊपर वाली लेयर बनाया करती है। इंपोर्टेंट है, जरा नोट कर लीजिए, मुंबई हाई, गुजरात एंड असम आर मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज इन इंडिया। भारत के अंदर पेट्रोलियम का उत्पादन मुख्य रूप से आखिर किन किन राज्यों में हुआ करता है? तो भारत में आप टिक करेंगे मुंबई हाई, गुजरात और असम। पेट्रोलियम का प्रोडक्शन बड़े स्तर पर। फ्रॉम द मैप लोकेट द थ्री मेजर ऑफशोर फील्ड्स ऑफ द वेस्टर्न इंडिया। मैप के अंदर आप पश्चिमी भारत के तीन बड़े क्षेत्र को इस तरह शो करेंगे। देखिए गुजरात के अंदर अंकलेश्वर, अंकलेश्वर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात, अंडरलाइन कर लीजिए। अंकलेश्वर कहां पर है? अंकलेश्वर कहां पर है? गुजरात में। और अचलेश्वर कहां पर है? ग्वालियर में। इसलिए दोनों में डिफरेंस है, याद रखिए। अंकलेश्वर इन गुजरात, अचलेश्वर इन ग्वालियर मध्य प्रदेश। यानी अंकलेश्वर गुजरात के अंदर है, वहां पर इंपोर्टेंट पेट्रोलियम फील्ड लाइन हुआ करती है। असम इज द ओल्डेस्ट ऑयल, अंडरलाइन कीजिए, बहुत इंपोर्टेंट, सबसे पुराना राज्य भारत का, वो सबसे पुराना राज्य जिसके अंदर पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है वो होता है असम। असम इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। डिगबोई, नाहरकाटिया, मोरन, हुगरीजन आर द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑयल फील्ड इन दिस स्टेट। वो कह रहे हैं कि असम के अंदर देखा जाए तो डिगबोई जगह, नाहरकाटिया और मोरन हुगरीजन, ये सबसे इंपोर्टेंट पेट्रोलियम के प्रोडक्शन के लिए महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। अब अपन बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। जब कच्चा तेल दैट मीन पेट्रोलियम है, जब नीचे से ऊपर उठता हुआ आता है और सरफेस पर आ जाता है रॉक्स के ऊपर, तो उसके सबसे ऊपर वाली लेयर पर नेचुरल गैस हुआ करती है। वो इसीलिए क्योंकि गैस उस पेट्रोलियम से और ऑयल से हल्की हुआ करती है, इसलिए ऊपर मिलती है। इट कैन बी यूज एज ए डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल फ्यूल, ये घरेलू ईंधन की तरह या फिर औद्योगिक ईंधन की तरह यूज की जा सकती है। इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं एज ए फ्यूल की तरह। इट इज यूज एज फ्यूल इन द पावर सेक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, करंट बनाने के लिए भी यूज कर लेते हैं कभी कभार, फॉर हीटिंग पर्पज इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में हीट प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। रॉ मटेरियल इन द केमिकल्स, केमिकल्स में रॉ मटेरियल, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री,
ट्रांसपोर्ट फ्यूल जैसे सीएनजी की तरह यूज करते हैं, कुकिंग फ्यूल की तरह करते हैं। एक्सपांशन ऑफ गैस इंफ्रास्ट्रक्चर इन द लोकल सिटी में गैस की इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतरीन बनाने के लिए आखिर सरकार ने क्या योजना स्टार्ट की है? देखिए, गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, और यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ने उस नेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक नेटवर्क खड़ा कर दिया है। आप जहां जाएंगे वहां पर आजकल गाड़ियां सीएनजी से चलती हैं। बड़े बड़े शहरों, दिल्ली जैसे शहरों में देखा जाए, कलकत्ता में देखा जाए, बड़े बड़े शहरों में देखा जाए, तो जिन टेम्पो और टैक्सी के अंदर पेट्रोल डीजल का यूज किया रहा था, आजकल उनको रिप्लेस कर दिया गया। उसकी जगह उन टेम्पो और टैक्सी का यूज किया रहा है जिसमें सीएनजी एज ए फ्यूल यूज कर रहे हैं। रीजन इको फ्रेंडली हुआ करती है, इसमें पॉल्यूशन न के बराबर हुआ करता है, उतना पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता जितना पेट्रोल और डीजल से हुआ करता है। इसी लिखा हुआ है सीओडी, सीओडी फुल फॉर्म नोट कर रहे हैं। सीओडी का मीन्स होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी है, उसकी फुल फॉर्म मैं यहां लिख देता हूं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी। जिस तरह से हाँ बायोलॉजी में पढ़ा करते हैं, साइंस में बायोलॉजी के अंदर बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसी तरह से सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेचुरल गैस आल्सो इमर्जिंग ए प्रेफर्ड ट्रांसपोर्ट फ्यूल, नेचुरल गैस जैसे सीएनजी के नाम से जाना जाता है, इसको सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट फ्यूल की तरह यूज किया रहा है। कुकिंग फ्यूल पीएनजी, कुकिंग फ्यूल को पीएनजी, पेट्रोलियम नेचुरल गैस। और उसके साथ साथ में घरों के अंदर आप देखेंगे, आप देखिए यहाँ पर एक यूज करते हैं सीएनजी, एक यूज कर रहे हैं एलपीजी। एलपीजी का मीन्स होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नॉट लिक्विड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। और इस एलपीजी के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट मिला करती है ब्यूटेन गैस। नोट कर लीजिए, घर का जो सिलेंडर हुआ करता है जिसको आप यूज कर रहे होते हैं, घर के अंदर सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी होती है उसका कंपोजिशन पूछा जाए तो वो गैस का नाम तो एलपीजी है, एलपीजी बोला जाता है पूरी गैस को, लेकिन उसके अंदर जो भरा हुआ है वो गैस हुआ करती है ब्यूटेन गैस। एलपीजी के अंदर कौन सी गैस है? ब्यूटेन गैस। इंडियाज मेजर gas reserve are found in the Mumbai high and allied fields along the west coast, which are supplemented by the finds in the कैम्बे बेसिन। भारत ने गैस के रिजर्व भंडार है वो मुंबई हाई के पास में है, और साथ में अलाइड द फील्ड कुछ भंडार और जुड़े हुए हैं जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र में हुआ करते हैं, ये भी सप्लाई करते हैं। अलोंग द ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट के साथ में देखा है न्यू रिजर्व ऑफ द नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड इन द, अंडरलाइन कर लीजिए, नए जो गैस के रिजर्व सेंटर हैं, रिजर्व जो भंडार हुआ करते हैं, उस नेचुरल गैस के भंडार हैं वो कहां पर देखने को मिले हैं? कृष्णा गोदावरी बेसिन में। कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर देखा जाए तो नेचुरल गैस के भंडार देखने को मिले। और सबसे इंपोर्टेंट लाइन, द फर्स्ट 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन, एक गैस पाइपलाइन है जो कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, जिन्हें शॉर्ट में HBJ कहा जाता है। इंपोर्टेंट लाइन है, नोट कर लीजिए, कई बार नोट करिए, याद करिए। HBJ दैट मीन्स हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। हजीरा है गुजरात के अंदर, विजयपुर है मध्य प्रदेश के अंदर, और जगदीशपुर है राजस्थान के अंदर। दैट मीन्स गुजरात से मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान की तरफ अगर देख, सॉरी जगदीशपुर है आपका उत्तर प्रदेश में, सॉरी जगदीशपुर है आपका उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर हजीरा है गुजरात के अंदर, विजयपुर मध्य प्रदेश में, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ एक पाइपलाइन जाती है जिसकी लंबाई 1700 किलोमीटर है। शुरुआत में 1700 किलोमीटर थी। कंस्ट्रक्टेड बाई, किसने बनाई थी? गैल, GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नोट कर लीजिए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैल इंडिया के नाम से इन्होंने बनाई है। लिंक्ड मुंबई हाई, मुंबई हाई और बेसिन गैस फील्ड को आपस में जोड़ने का काम करती है। यहाँ से फर्टिलाइजर, कुछ पावर्स, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स मटेरियल एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, यानी भारत के वेस्टर्न पार्ट से ईस्टर्न पार्ट को या नॉर्थ पार्ट को आपस में कनेक्ट कर देती है। दिस आर्टरी, इसकी जो शाखाएं हुआ करती हैं, भारतीय गैस मार्केट के डेवलपमेंट में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
ओवरऑल इंडियाज गैस इंफ्रास्ट्रक्चर हैज एक्सपांडेड ओवर 10 टाइम्स। पिछले के कंपेयर में देखा जाए तो गैस पाइपलाइन सिस्टम में भारतवर्ष के अंदर करीबन 10 गुना बढ़ा दिया गया है और करीबन 1700 किलोमीटर से आजकल हो गया 18,500 किलोमीटर ऑफ द क्रॉस द कंट्री पाइपलाइन। 18,500 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है और देखो टारगेट क्या है और जल्द ही किस टारगेट पर पहुंचने वाले हैं, 34,000 किलोमीटर, दैट मीन्स 34,000 किलोमीटर तक पहुंचने वाले हैं, ये टारगेट है। अब जितनी भी सोर्सेज हैं उन सोर्सेज पर हमारी गवर्नमेंट विशेष ध्यान दे रही है। तो याद रखिए HBJ पाइपलाइन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन हुआ करती है और ये पाइपलाइन है, इसकी लंबाई है 1700 किलोमीटर। किसने बनाई है? गेल इंडिया लिमिटेड, दैट मीन्स गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड ने बनाई है। चलिए हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी में आप देखेंगे है वाइड रेंज ऑफ द एप्लीकेशन इन टुडेज वर्ल्ड। आज के आधुनिक संसार में देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन, विद्युत का एप्लीकेशन, बिजली और लाइट का एप्लीकेशन बड़े स्तर पर किया जाता है। इट्स पर कैपिटा कंजप्शन इज कंसीडर्ड एज इंडेक्स ऑफ द डेवलपमेंट। किसी कंट्री के अंदर आखिर पर डे और किस तरह से यूज किया जा रहा है, ये डिपेंड करता है उस इंडस्ट्री के उस कंट्री के डेवलपमेंट कितने स्तर तक है। इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड मेनली इन टू वेज। लाइट बनाने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका देखिए, फर्स्ट जो वे है, पहला तरीका है उसमें आप देखेंगे कि लाइट पानी से बना सकते हैं। लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, किससे बना सकते हैं? पानी से। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड मेनली इन टू वेज बाय रनिंग वाटर व्हिच ड्राइव्स हाइड्रो टर्बाइंस टू जनरेट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पहला होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स हाइड्रो मीन्स वाटर हुआ करता है। बहता हुआ पानी जब किसी डैम से काफी ऊंचाई से नीचे गिरता है तो नीचे टर्बाइंस हुआ करते हैं, वो टर्बाइंस घुमा करते हैं। टर्बाइन एक शाफ्ट और रॉड से कनेक्ट हुआ करती है, वो रॉड घुमा करती है। जैसे टर्बाइन घूमते हैं उससे जुड़ी हुई इस तरह से रॉड हुआ होती है, वो रॉड भी घूमती है। रॉड से कॉइल हुआ करती है, वो कॉइल भी घूमती है और वो कॉइल दो मैग्नेट के बीच में। अब मैंने कहा कि ये कॉइल है, ये दो मैग्नेट के बीच में जब ये घूमेगी ये कॉइल तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस कर देती है और जैसे क्रॉस करती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्रॉस जैसे किया तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होता है और जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ द करंट, तब करंट बनता है। दैट मीन्स करंट फॉर्मेशन का कंसेप्ट ये होता है। चलिए बात करते हैं, एक तो करंट बनता है पानी से, दूसरा बना देते हैं कोयले से, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से, और इससे जो एनर्जी बनती है उससे टरबाइंस घूमते हैं। तरीका वही होता है। इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को थर्मल पावर प्लांट या थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा थर्मल इलेक्ट्रिसिटी हुआ करती है जो मोस्ट पॉपुलरली यूज किए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाई फास्ट मूविंग फ्लोइंग वाटर विच इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सबसे बड़ी बात, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी के साथ बहते हुए पानी से बनती है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आती है। इंडिया के अंदर बहुत सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट चला करते हैं। भारतवर्ष के अंदर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के कोई दो नाम लिखिए, भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप इसको फोकस करें जरा, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट MPP, भाखड़ा नांगल, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, कॉपली हेडल प्रोजेक्ट। ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हुआ करते हैं जिनको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट कहा जाता है, जिनका उद्देश्य सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना ही नहीं होता। इनका उद्देश्य इसके साथ साथ में इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना भी हो सकता है, साथ में कोई और पर्पज भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग द कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी अंडरलाइन कर लीजिए, किससे जनरेट करते हैं? कोयले से, पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से। थर्मल पावर स्टेशंस आर नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस का यूज करते हैं जो नॉन रिन्यूएबल हुआ करता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में वाटर का यूज करते हैं जो कि रिन्यूएबल रिसोर्स हुआ करता है, पुनः नवीनीकृत है, कम हो जाएगा तो फिर से पानी बन सकता है। ये कुछ मैप वर्क है, मैंने आपको बताया था मैप वर्क मैं आपको थोड़ा सा कराऊंगा कुछ समय के बाद में। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट दिखा रहे हैं, यहाँ पर रेड से दिखा रहे हैं सब जगह थर्मल प्लांट, यहाँ डॉट से लगा दिखाए वो थर्मल पावर प्लांट हुआ करते हैं। चलिए अपन बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे growing consumption of energy has resulted in the country becoming increasingly dependent on fossil fuels such as coal, oil and gases। ऊर्जा के बढ़ते हुए संसाधन है, ऊर्जा का बढ़ता हुआ उपभोग है, जितना ज्यादा यूज कर रहे हैं उसमें हमने ये महसूस किया है, गवर्नमेंट भी ये महसूस करती है कि पूरा भारतवर्ष
आखिर एनर्जी के सोर्स के लिए किस पर डिपेंड है? तब आंसर सिर्फ एक आता है, फॉसिल फ्यूल्स पर, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, साथ में इनके प्रोडक्ट पर डिपेंड हुआ करता है। इस पर डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है। राइजिंग प्राइसेज ऑफ द ऑयल, ये पेट्रोलियम ऑयल है, उसकी कीमतें बढ़ती जा रही है, ऑयल और गैस की। देयर पोटेंशियल शॉर्टेज, और शॉर्टेज है, इनकी कमी होती जा रही है, लगातार ये स्थिति बरकरार है। एवर द सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई इन द फ्यूचर, तो भविष्य आखिर कैसे सुरक्षित होगा? सरकार का फोकस इसी बात पर है कि आखिर भविष्य को कैसे बचाएंगे, आगे आने वाली पीढ़ी को जवाब क्या देंगे कि आखिर पेट्रोल और डीजल आखिर खत्म कैसे हो गए, क्योंकि एक बार ये खत्म हो गए तो इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा करती हैं, क्योंकि इनकी बनने की जियोलॉजिकल प्रोसेस बहुत धीमी हुआ करती है। चलिए बात करते हैं इसकी। साथ में क्या, विच इन द टर्न है सीरियस रिपरकशंस ऑन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, इसकी वजह से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर एक खतरा मंडरा गया है, बहुत खतरा हुआ है। मोर ओवर इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आल्सो कॉजेज सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। फॉसिल फ्यूल्स का जरूरत से ज्यादा आप यूज करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जितना यूज करते जा रहे हैं एनवायरमेंटल में पर्यावरण नुकसान उतना ही ज्यादा होता जा रहा है, प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। So there is a pressing need to use renewable energy sources like as, इसीलिए सरकार बार बार इस बात पर दबाव डालती है कि आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज न करें, सबसे ज्यादा यूज करें रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, जस्ट लाइक सोलर एनर्जी, wind, tide, biomes and energy, biomass and energy from the waste material। वेस्ट मटेरियल से एनर्जी बनती है, उसको गोबर गैस कहा जाता है, गोबर गैस प्लांट लगाया जाता है। साथ में बायोमास, दैट मींस ऑर्गेनिक मटेरियल का टोटल कंटेंट बायोमास कहलाता है, अंडरलाइन कर लीजिए। ऑर्गेनिक मटेरियल का टोटल कंटेंट ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल इज कॉल्ड बायोमास। उसको भी, उससे भी एनर्जी ले सकते हैं, वेस्ट मटेरियल है उसको छड़ा के एनर्जी ले सकते हैं, टाइड से ले सकते हैं, विंड से ले सकते हैं, सोलर एनर्जी, इससे बहुत बड़ा काम हो रहा है, सोलर एनर्जी। दीज आर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। इंडिया इज ब्लेस्ड विद अबंडेंस ऑफ सनलाइट। भारत को एक वरदान है, इस बात का वरदान है कि सनलाइट यानी सूर्य है, उससे मिलने वाले प्रकाश की मात्रा बहुत अधिक है, पानी भी पर्याप्त मात्रा में है, विंड भी है, बायोमास भी। इट हैज द लार्जेस्ट प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, और ये एनर्जी रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़े प्रोग्राम हैं। अब देखिए गवर्नमेंट जो आजकल काम करती है उस पर, सोलर पैनल पर सबसे बड़ा काम किस पर कर रही है? सोलर पैनल पर सबसे बड़ा काम हो रहा है। चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट, न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे इट इज ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, अंडरलाइन कर लीजिए। किस तरह की एनर्जी को एटम की स्ट्रक्चर को चेंज करने के बाद प्राप्त कर सकते हैं? तो आंसर होता है ओनली द न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। एटम की स्ट्रक्चर कैसे बदलती है? जब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कुछ चेन रिएक्शन चला करती है, उसमें यूरेनियम हैवी न्यूक्लियस को यूज करते हैं। जब इस पर हाई स्पीड के न्यूट्रॉन टकराते हैं तो इसमें से खलबली मच जाती है और इसके अंदर से न्यूट्रॉन निकलते हैं और इसके टुकड़े हो जाते हैं और नए एटम्स बना करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एटम की स्ट्रक्चर को चेंज करने के बाद में, अल्टर करने के बाद में जो एनर्जी बना करती है वो न्यूक्लियर एनर्जी है। When such an alteration is made, जब ये रूपांतरण हुआ करता है, एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। दिस इज यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिक पावर, उस हीट से ही करंट बनाया जाता है। अंडरलाइन कर लीजिए, यूरेनियम एंड थोरियम, दैट मीन यूरेनियम का यू और थोरियम का सिंबल TH। यूरेनियम एंड थोरियम विच आर अवेलेबल इन द झारखंड एंड अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान, यूज फॉर जनरेटिंग द एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर। अंडरलाइन कर लीजिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट। आप देखेंगे यूरेनियम और थोरियम के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हुआ करते हैं झारखंड में और अरावली रेंज ऑफ द राजस्थान के अंदर। द मोनोजाइट सैंड्स ऑफ द केला इज आल्सो रिच इन द थोरियम। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आपकी एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि आखिर मोनोजाइट के अंदर में से क्या प्रेजेंट होता है रिच अमाउंट में, तो आंसर है उसका थोरियम। केरला के अंदर मोनोजाइट सैंड है, उसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है? थोरियम मिला करता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, एक लाइन लिखी हुई है, लोकेट द 6 न्यूक्लियर पावर स्टेशंस
एंड फाइंड आउट द स्टेट इन विच दे आर लोकेटेड। मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस की अगर बात करते हैं तो 6 की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मैप की तरफ जाऊंगा मैं, देखिए थोड़ा सा इसके साइज को मैं मिनिमाइज किए देता हूँ। आप देखेंगे जहाँ ट्राइंगल रेड से लगा हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, जहाँ डार्क ब्लैक से किया गया सर्कल लगाया वो थर्मल पावर प्लांट के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ न्यूक्लियर एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी का यूज किया जाता है। अब देखिए कहाँ कहाँ पर है। आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे बेहतरीन देखो, सबसे फर्स्ट नंबर नरोरा। यहाँ पर नरोरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर है। दूसरा देखिए रावत भाटा। रावत भाटा आप देखेंगे तो आप राजस्थान के अंदर रावत भाटा है। आप यहाँ पर देखिए गुजरात के अंदर काकरापारा है। उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर तारापुर है। और उस बाद कैगा तमिलनाडु के अंदर कैगा है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कर्नाटक के अंदर है वो कलपक्कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5 और 6, 6 ऐसी जगह हुआ करती हैं जहां पर आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिला करते हैं। बाकी जहां पर ब्लैक सर्कल से किए गए वो सब सारे के सारे थर्मल पावर प्लांट है। अब देखिए अपन बात करते हैं किसकी, सोलर एनर्जी की। इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री। भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री में आने वाला देश है, क्योंकि यहाँ बर्फ भर टेम्परेचर काफी रहता है। ट्रॉपिकल कंट्री दैट मीन्स बर्फ भर जहाँ टेम्परेचर काफी होता है। इट हैज इनॉर्मस पॉसिबिलिटी ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी। यहाँ पर काफी संभावना है कि सोलर एनर्जी पर्याप्त मात्रा में इसको आप आसानी से कैप्चर कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी अंडरलाइन कर लीजिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें सनलाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी हुआ करती है। देखिए लिखा हुआ है फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट्स द सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। फोटोवोल्टिक वोल्टिक सेल भी हुआ करते हैं, फोटो सेल भी कहते हैं उनको। इनके द्वारा सनलाइट जो आ रही होती है उससे करंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे करते हैं, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ा करते हैं। जब सनलाइट आती है तो उस पर जैसी पड़ती है उसके अंदर सीजियम मेटल हुआ करती है सेल में, और जैसे उस पर लाइट पड़ती है तो सीजियम मेटल को बहाना चाहिए, वो तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए बैठा ही है। और सीजियम मेटल में से इलेक्ट्रॉन तेजी से निकलते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो सनलाइट और फोटोन की वजह से निकल रहे हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रहे होते हैं तो एनर्जी बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स सोलर पैनल के अंदर फोटो वोल्टिक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इससे बेनिफिट क्या है, सोलर एनर्जी इज द फास्ट बिकमिंग पॉपुलर, बहुत तेजी के साथ प्रसिद्ध होती जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर और रिमोट एरिया, दैट मींस पिछड़े इलाकों में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। सम बिग सोलर पावर प्लांट्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया व्हिच विल मिनिमाइज द डिपेंडेंस ऑफ रूरल हाउसहोल्ड ऑन फायरवुड एंड डंग केक्स। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो निर्भरता थी कि फायरवुड और केटल डंग केक पर, वो निर्भरता कम होती जा रही है। इसका मतलब फायरवुड आती कहां से थी, जंगलों से, जंगलों को कटाई की जाती थी। तो जंगल की कटाई करते जंगल साफ हो रहे थे, अब नहीं होंगे, ये बेनिफिट है। सोलर पैनल आने से सबसे बड़ी बात फॉरेस्ट एरिया और ज्यादा फैलता गया है, बेनिफिट हुआ है, क्योंकि वहां लकड़ी काटने के लिए इन जंगलों को साफ किया जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। दूसरा, काऊ डंग केक बनाते थे, मैंने बताया था इसको कंडे कहा जाता है गांव के अंदर, और कंडे बनाने के लिए गोबर यूज करते हैं। अब इस गोबर को आप यूज नहीं करेंगे, रीजन कि गोबर को आप यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने सोलर पैनल लगा रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रियलिटी में आप एनर्जी सोलर पैनल से ले रहे हैं, तो आखिर गोबर का क्या करोगे, गोबर को गोबर गैस प्लांट के अंदर रख देते हैं, वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको आप एग्रीकल्चर फील्ड में यूज कर लेते हैं, खेतों के अंदर प्रोडक्शन बढ़ गया। देखो बेनिफिट क्या है, डिपेंडेंस मिनिमाइज हो गई। साथ साथ में लिखा हुआ है विच इन द टर्न विल कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरण के संरक्षण में हेल्प मिलेगी। एडुकेट सप्लाई ऑफ मैन्यूर इन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर फील्ड में खेती बाड़ी में खेतों के लिए पर्याप्त मात्रा में आप मैन्यूर सप्लाई कर रहे हैं जो नेचुरल फर्टिलिटी देगा। चलिए अपन बात करते हैं सोलर एनर्जी के बाद में। देखिए इसका एक फोटो दिया हुआ है, एनसीईआरटी के फोटो बड़े जबरदस्त है, पता नहीं कहां से खींचते हैं, बड़े जबरदस्त है। लिखा हुआ है सोलर ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टिंग इक्विपमेंट, सोलर सेल से चलने वाला एक मिल्क का परीक्षण करने वाला एक उपकरण है इनके पास में, वो यहां रखा हुआ है। अब देखिए विंड पावर, आखिर हवा की आखिर पावर क्या है, कैसे इस
एयर को यूज कर सकते हैं। इंडिया हैज ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर, भारत में पोटेंशियल तो है, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लें या विंड एनर्जी को यूज कर लें, इसका पोटेंशियल तो है। द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम नागरकोइल टू द मदुरई। अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट लाइन लिखी हुई है। जो अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी बोर्ड के अंदर, वो अलग से जो लाइन आती है, दो चार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपकी बुक रीडिंग को शो करते हैं। आप जितनी अच्छी बुक रीडिंग करोगे, इसके ऑब्जेक्टिव आप उतनी ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, इंडिया हैज ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर। इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल विंड पावर का यूज करने का। अब देखो, लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर लोकेटेड इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में कहां से, नागरकोइल टू द मदुरई, नागरकोइल से लेकर मदुरई तक। अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा देखें, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, इनमें भी विंड फार्म्स हैं, विंड मिल लगी हुई है। नागरकोइल एंड जैसलमेर, अंडरलाइन कर लीजिए, नागरकोइल और जैसलमेर नन फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी इन द कंट्री। हमारे देश के अंदर जो विंड मिल और विंड एनर्जी के लिए जो पॉपुलर है, वो नागरकोइल और साथ में जैसलमेर, ये दोनों जगह काफी प्रसिद्ध हैं, जहां पर विंड मिल है, इसका बड़े स्तर पर यूज किया जाता है। ये देखिए, इस तरह से विंड मिल है, मैं आपको इस तरह से शो की देता हूँ। विंड मिल थोड़ा पहाड़ी से क्षेत्रों हुआ करते हैं, उनमें सबसे बेहतरीन दिखाई देती है। आप देखें, विंड मिल्स द नागरकोइल, इस तरह से है पूरा, 1 2 3 4 5 पूरी लाइन लगी हुई है। इस तरह से विंड मिल का पूरा क्लस्टर है, झुंड लगा हुआ है, और हाई स्पीड विंड आती है, इससे टकराती है, टकराने के बाद ये टर्बाइंस जितनी ब्लेड्स हुआ करती है घूमती है, और जैसे ही घूमती है, इसके अंदर की जो इसकी खुद की एनर्जी इधर ट्रांसफर होती है, और इससे आप करंट भी बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विंड मिल का अब बड़े स्तर पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बायोगैस की। आप देखेंगे कि बायोगैस की अगर बात करें, थोड़ा सा मैं जूम की देता हूं, ये देखिए, बायोगैस में आप देखें बनाते कैसे हैं इस बायोगैस को, लिखा हुआ गैस जो कि बायोलॉजिकल मटेरियल से बनती है। कैसे बनती है, सिर्फ से जो झाड़ियों वाले पौधे हुआ करते हैं, छोटे मोटे फार्म वेस्ट, खेती बाड़ी से व्यर्थ पदार्थ निकलते हैं वो, एनिमल के वेस्ट पदार्थ हैं वो, ह्यूमन के निकाला करते हैं वो, इन सब को एक बायोगैस प्रोडक्शन के लिए घरेलू तौर पर यूज किया जाता है। एक गड्ढा करते हैं 10 15 फुट का, उसके अंदर इसको भर देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका बड़े स्तर पर यूज किया जाता है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यील्ड गैस। अब इस पूरे ऑर्गेनिक मैटर, जो सड़ा हुआ मटेरियल जिस गड्ढे के अंदर भरा हुआ है, मिट्टी डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, ऊपर से एयर टाइट कंटेनर बना देते हैं, एयर टाइट कर देते हैं, हवा अंदर नहीं जाएगी, और एयर की एब्सेंस में इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया, दैट मीन जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, ऑक्सीजन उनके लिए पॉइजन की तरह काम करती है, ऐसे बैक्टीरिया डेवलप होते हैं और इसको सड़ाते हैं। जैसे ही इसको सड़ाते हैं, इसमें से गैस बनती है। गैस को पाइप लाने के जरिए उसकी नॉब को खोलते हैं पाइप की, और गैस बाहर, हम उसको यूज कर लेते हैं। और इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इसका बड़े स्तर पर यूज किया जा रहा है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यील्ड गैस which has higher thermal efficiency as compared to the kerosene, डंग केक एंड चारकोल। चारकोल, डंग केक यानी गोबर के कंडे होते हैं वो, और केरोसिन, इनके कंपेयर में देखा जाए तो इनकी हीट प्रोडक्शन ज्यादा होता है। बायोगैस प्लांट्स आर सेटअप एट म्युनिसिपल, एक बड़े स्तर पर, कोऑपरेटिव सहयोग से, इंडिविजुअल लेवल, खुद के व्यक्तिगत तौर पर भी बना सकते हैं। द प्लांट्स यूजिंग कैटल डंग आर नन एज, प्लांट्स यूजिंग कैटल डंग, जो बायोगैस प्लांट हुआ करते हैं जिनमें गोबर का यूज किया जा रहा है, वो गोबर गैस प्लांट कहलाते हैं। कैटल डंग का यूज करने वाले जितने भी प्लांट्स हुआ करते हैं, प्लांट्स ये पौधों की बात नहीं है, मैं उस असेंबली की बात कर रहा हूं जिसमें आपने गड्ढा किया है, इसके अंदर आपने सब जितने सड़े गले मटेरियल है उन सबको इसके अंदर भर दिया है, तब उसके अंदर से जो गैस बना करती है वो पूरी गैस गोबर गैस कहलाती है। और गोबर गैस है उस जिस असेंबली से, जिस पूरी व्यवस्था से बाहर आ रही है, उसको कहते हैं गोबर गैस प्लांट। दीज प्रोवाइड ट्विन बेनिफिट्स टू द फार्मर, ट्विन मतलब डबल बेनिफिट है, डबल बेनिफिट, दोहरा लाभ कैसे है, किसान के लिए देखो, एक तो एनर्जी मिल जाती है, दूसरा इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ मैन्योर, जो उससे मैन्योर मिला करती है उसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है। लिखा हुआ देखो, बायोगैस इज बाय फार द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कैटल डंग, बायोगैस में सबसे ज्यादा स्तर पर और बहुत बेहतरीन तरीके से इस कैटल डंग को यूज किया जाता है। इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ मैन्योर, इससे मैन्योर की क्वालिटी, खाद की क्वालिटी बेहतरीन हो जाती है। आल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ द ट्रीज एंड मैन्योर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फ्यूल वुड एंड काउ डंग केक्स। वो कह रहे हैं कि
फ्यूल वुड और काउडंग केक्स है उसकी बर्निंग है उसका यूज कम हो गया और इस वजह से लॉस ऑफ द ट्री है वो कम हो गए और मैन्योर की क्वालिटी भी बेहतरीन हो गई। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब अपन बात करते हैं उसकी जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, टाइडल एनर्जी आखिर क्या है। मैंने आपको बताया था कि बायोगैस प्लांट है। ये बायोगैस प्लांट आप देख सकते हैं, एक दो तीन बने हुए हैं और इससे नीचे जो लिखा हुआ है वो टाइडल एनर्जी है। चलिए बात करते हैं टाइडल एनर्जी की। टाइडल एनर्जी ओशियनिक टाइड्स, महासागरों के अंदर टाइड्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इनका यूज करंट बनाने में किया जा सकता है। फ्लड गेट डैम्स आर बिल्ड अक्रॉस द इनलेट, वो कह रहे हैं फ्लड गेट डैम्स आर बिल्ड अक्रॉस द इनलेट, इनके इनलेट पर फ्लड गेट यानी जो पानी जब ज्यादा आता है, बाढ़ का पानी आता है तो बाढ़ का पानी उस डैम में चला जाए इसके लिए गेट बनाए जाते हैं। ड्यूरिंग हाई टाइड वाटर फ्लोज इनटू द इनलेट, जब हाई टाइड आते हैं बहुत जब लहर पानी की किनारे से टकराती है उस गेट खुल जाते हैं, उस गेट के अंदर से ये पूरा पानी उस डैम के अंदर चला जाता है। गेट से ट्रैप्ड व्हेन द गेट इज क्लोज्ड, और उसके अंदर पूरा पानी अंदर जैसे गया गेट बंद हो जाते हैं। अब पानी उसके अंदर है। आफ्टर द टाइड फॉल्स आउटसाइड द फ्लड गेट, द वाटर रिटेन्ड बाय द फ्लड गेट फ्लोज बैक टू द सी बाय अ पाइप दैट कैरीज इट थ्रू ए पावर जनरेटिंग टरबाइन। और जैसे ही फ्लड का पानी जब लौटता है, वाइट्स बनाता है, जब पानी लौटता है तो उस कंडीशन में ये पानी वापस उस गेट के उधर से आता है और उधर से जब बैक मारता है तो एक पाइप के जरिए बाहर निकलता है और तेजी से जैसे बाहर निकलता है उसके बीच में टरबाइन लगा देते हैं और जब तेजी से वापस से लौटता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, टरबाइन घूम जाते हैं। मैंने आपको बताया था टरबाइन एक बार घूम गए तो इसका मतलब आपका काम हो गया, करंट बनेगा। इस तरह से करंट बना लेते हैं। इन इंडिया द गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी होती है, गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात on the western coast and Gangetic Delta in the Sundarban regions of the West Bengal provides ideal condition for the utilizing tidal energy। अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट लाइन है। भारत के अंदर खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी गुजरात के अंदर, साथ में देखा जाए तो वेस्टर्न कोस्ट पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र है वो गंगेटिक डेल्टा इन द सुंदरबन रीजन ऑफ द वेस्ट बंगाल। सुंदरबन रीजन कहां पर है, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सुंदरबन क्षेत्र कहां पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर। और पश्चिम बंगाल के अंदर गंगेटिक डेल्टा हुआ करते हैं वो कच्छ जो गुजरात के अंदर है, गल्फ ऑफ द कच्छ और गल्फ ऑफ द खम्बात, इनके अंदर सबसे बड़ी एनर्जी का सोर्स क्या है, टाइडल एनर्जी, सबसे बड़ी एनर्जी का सोर्स। चलिए अपन बात करते हैं टाइडल एनर्जी के बाद में जियो थर्मल एनर्जी। आप समझ रहे होंगे जियो वो है जो आप सोच रहे हैं, नहीं, जियो दयानंद नहीं है, जियो वो नहीं है जिन्होंने आदत खराब कर दी है, जियो वो नहीं है, ये जियो दैट मीन्स अर्थ से रिलेटेड है। जियो थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी रिफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो एनर्जी है उसको हीट के फॉर्म में जो एनर्जी प्रेजेंट है उसी से करंट बनाने की प्रोसेस का नाम जियो थर्मल एनर्जी कहलाता है। तो जियो थर्मल एनर्जी आखिर कहां पर है, अर्थ का जो सेंटर हुआ करता है, अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो एनर्जी हीट के फॉर्म में प्रेजेंट है उसी एनर्जी को करंट बनाने में यूज किया जाता है, बस वही एनर्जी कहलाती है जियो थर्मल एनर्जी। इट एग्जिस्ट बिकॉज द अर्थ ग्रोज प्रोग्रेसिवली हॉटर विद इंक्रीजिंग द डेप्थ। जैसे गहराई बढ़ती जाती है अर्थ में, जमीन में अंदर की तरफ जाते जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। वेयर द वेयर द जियोथर्मल ग्रेडियंट इज हाई, जहां पर जियोथर्मल ग्रेडियंट दैट मींस टेम्परेचर में अंतर काफी होता है, ऊपर टेम्परेचर कम, नीचे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। हाई टेम्परेचर्स आर फाउंड एट द शैलो डेप्थ, उभरी हुई जो गहराई हुआ करती है उनके अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ग्राउंड वाटर इन सच एरिया एब्जॉर्ब हीट, इस एरिया में ग्राउंड वाटर होता है, जमीन के अंदर का पानी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द रॉक्स एंड बिकम्स हॉट, रॉक्स से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और बिकम्स हॉट दैट मींस वो गर्म हो जाता है। इट इज सो हॉट, इतना गर्म हो जाता है दैट व्हेन इट राइजेस टू द अर्थ सरफेस, जब ये अर्थ सरफेस पर आता है, जमीन के अंदर से सरफेस पर आता है, सतह पर आएगा, इट रन्स इनटू द स्टीम, इट टर्न्स इनटू द स्टीम, ये स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, भाप बन जाती है। दिस स्टीम इज यूज्ड टू ड्राइव द टरबाइन से जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। इस तेजी से आने वाली स्टीम से, भाप से हम टरबाइन को घुमा लेते हैं और इससे करंट बन जाता है। देयर आर सेवरल हंड्रेड हॉट स्प्रिंग्स इन इंडिया, भारत में कई
कई स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स हुआ करते हैं, गर्म पानी के झरने हुआ करते हैं, विच कुड बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जिनका उपयोग करंट बनाने में किया जाता है। टू एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स हैव बीन सेट अप इन इंडिया टू हार्नेस द जियोथर्मल एनर्जी। कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट भारत के अंदर लागू कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जियोथर्मल एनर्जी को एक बड़े स्तर पर यूज किया जा रहा है। वन इज लोकेटेड इन पार्वती वैली, अंडरलाइन कर लीजिए, वन इज लोकेटेड इन जियोथर्मल एनर्जी सेंटर का जो एक्सपेरिमेंट है ये कहां पर है, पार्वती वैली नियर मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश, एंड अदर इज लोकेटेड इन द हुगा वैली लद्दाख, अंडरलाइन करें इसको, ये काफी इंपोर्टेंट पार्ट है, इसको सभी अंडरलाइन करें। पार्वती वैली नियर द मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश एंड अदर इज लोकेटेड इन द हुगा वैली इन द लद्दाख। ये दो ऐसी जगह हैं जहां पर बड़े स्तर पर जियोथर्मल एनर्जी को यूज किया जा रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट वाले पोर्शन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। आखिर ऊर्जा के संसाधनों का कंजर्वेशन, संरक्षण क्यों अति आवश्यक है। देखिए, एनर्जी इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि एनर्जी का संरक्षण करना ही पड़ेगा। एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री हो, चाहे ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, चाहे कॉमर्शियल व्यापारिक हो या डोमेस्टिक घरेलू हो, हर किसी व्यवस्था में आपको एनर्जी की जरूरत पड़े करती है। नीड्स इनपुट ऑफ द एनर्जी की आवश्यकता है। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स इंप्लीमेंटेड सिंस इंडिपेंडेंस नेसेसरली रिक्वायर्ड इंक्रीजिंग द अमाउंट्स ऑफ एनर्जी टू रिमेन ऑपरेशनल। नीड्स इनपुट ऑफ एनर्जी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ प्लान्स यानी आर्थिक विकास की कुछ योजनाएं जो सरकार ने लागू की है, इंप्लीमेंटेड लागू हो चुकी हैं, सिंस इंडिपेंडेंस दैट मीन स्वतंत्रता की मिलने से लेकर अब तक ये लागू हो चुकी है। नेसेसरली आवश्यक, रिक्वायर्ड इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमेन ऑपरेशनल, यानी एनर्जी है उसके नए नए सोर्स है वो ढूंढने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन ऑल फॉर्म्स है राइजिंग ऑल ओवर द कंट्री। लगातार एनर्जी है उसको यूज किए जा रहे हैं और परिणाम ये हो रहा है कि कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन ऑल फॉर्म्स, हर तरह की एनर्जी चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उसका उपभोग लगातार हमारी कंट्री के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर बढ़ता ही जा रहा है। इन दिस बैकग्राउंड देयर इज अर्जेंट नीड टू डेवलप ए सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट। और इसी बीच हमें आवश्यकता इस बात की है कि एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी होना ही चाहिए, सस्टेनेबल पाथ होना चाहिए। प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर द ट्विन प्लैंक्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए कुछ योजनाएं हैं, जैसे प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, सबसे पहले ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए, प्रमोशन मतलब बढ़ावा देना। इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, अंडरलाइन कर लीजिए। सस्टेनेबल एनर्जी के लिए आखिर आप क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए आपके पास कौन सी योजना है। पहला, प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना। दूसरा, इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से हुआ करते हैं ऊर्जा के वे संसाधन, ऊर्जा के वे सोर्स जो कि रिन्यूएबल टाइप के हुआ करते हैं, पुनः नवीनीकृत हुआ करते हैं, अनलिमिटेड अमाउंट में है, उनका जरूरत से ज्यादा यूज करना। डिपेंडेंस नॉन रिन्यूएबल पर कम और रिन्यूएबल पर ज्यादा होना चाहिए, तब हमारी कंट्री में माना जाएगा कि डेवलपमेंट हो रहा है। चलिए बात करते हैं, इंडिया इज प्रेजेंटली वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, अंडरलाइन कर लीजिए। पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो लिखा हुआ इंडिया इज प्रेजेंटली, भारत वर्तमान में वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की उन कंट्री में से एक भारत भी है जहां पर एनर्जी के सोर्स न के बराबर है, पर्याप्त मात्रा में एनर्जी सोर्स अभी भी उपलब्ध नहीं है, लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट है। वी हैव टू अडॉप्ट ए cautious approach for the judicious use of our limited energy resources। हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में नहीं है, एनर्जी रिसोर्सेज सीमित मात्रा में है। इन एनर्जी रिसोर्सेज को आपको यूज करना है, जुडिशियस यूज यानी प्लानिंग के साथ यूज करना है, इसकी आवश्यकता है। कॉशियस होना है आपको
For example, as concerned citizens, we can do our bit by using a public transport system instead of individual vehicles. किसी सिस्टम को अपन फॉलो करना चाहें तो सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे, अपने व्यक्तिगत साधन का यूज कम करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज ज्यादा करें। रीजन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 10, 20, 25, 50 जो बैठे हुए हैं उनके द्वारा यदि 50 गाड़ी अपनी ले आई जाएगी तो पॉल्यूशन ज्यादा होगा। 50 लोग जब एक ही गाड़ी में बैठेंगे तो पॉल्यूशन तो एक ही गाड़ी कर रही है। दैट मीन्स अपने व्यक्तिगत वाहन का यूज कम करें और उसके बाद ट्रांसपोर्ट हुआ करता है उसका यूज सबसे ज्यादा करें। ये सरकार है बार बार प्रयास करने वाली है और सरकार का प्रयास तभी सफल होता है, सरकार का प्रयास तभी सफल होता है जब आप उनमें सपोर्ट करते हैं। सरकार कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन यदि आपका कोई सपोर्ट नहीं है, दैट मीन्स आप कभी भी उस सरकार के प्लान और योजना को लागू तो करवा सकते हैं, लेकिन उसको लागू करने के बाद उसका रिजल्ट और परिणाम नहीं पा सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस लास्ट लाइन की जहां पर लिखा हुआ है स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज। आखिर कुछ तरीके बताए जाते हैं कि आखिर एनर्जी कंजर्वेशन के लिए क्या करें। सबसे पहला तरीका क्या है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज करें इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स। अंडरलाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि एनर्जी कंजर्वेशन के लिए क्या करें। सबसे पहला लिखा हुआ है बाय यूजिंग फर्स्ट पॉइंट बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स। दूसरा पॉइंट स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर रहे हो, बिजली नहीं यूज कर रहे तो उसको बंद कर देना चाहिए। आप जिस रूम में बैठे हैं उसी रूम की आप लाइट को ऑन कर लें। तीसरा यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस। कुछ ऐसी डिवाइसेस का यूज करें जहां पर पावर को सेव किया सकता है। जैसे पहले बल्ब आते थे येलो कलर के, 100 वाट का बल्ब आता था, घर में उजाला तो छोड़िए धमाका कर देता था। जब उसको चालू करते थे तो एनर्जी खूब यूज करता था। लेकिन आजकल एलईडी सिस्टम आ गया है, एनर्जी कम यूज करते हैं और इसके साथ साथ में आपकी आंखों के लिए भी फेवरेबल होता है। इसीलिए आपकी आंखें आजकल अडेप्ट हो गई हैं व्हाइट के लिए, एलईडी लाइट के लिए अडेप्टेड हो गई हैं। और आपकी आंखों के सामने ये तो उसी बल्ब को चालू कर दिया जाए तो बल्ब जैसे ही चालू होता है आपके अंदर धमाका हो जाता है। दैट मीन्स आपकी आंखें उसके लिए अडेप्ट नहीं है। यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आफ्टर ऑल एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। वो कह रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करें। लिखा हुआ है कि सब कुछ कहने के बाद में सिर्फ एक ही बात बच जाती है, वो ये है एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। यदि ऊर्जा को संरक्षित कर लोगे तो समझ जाओ आपने ऊर्जा बना ली, बनाने की जरूरत नहीं है। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, लाइन को समझिए। ये सरकार आपसे कह रही है, गुजारिश कर रही है बार बार, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। यदि आपने सेव कर लिया, संरक्षित कर लिया, ऊर्जा को बचा लिया, मिसयूज नहीं किया, ऊर्जा को यदि आपने बचा लिया, दैट मीन्स ये मान लीजिए कि आपने एनर्जी को बना लिया, एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो गई। और इसके साथ में ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये कुछ ऑब्जेक्टिव और एक्सरसाइज क्वेश्चन है जो मैं आपको अपने लेक्चर में फिर से बताऊंगा। तब तक के लिए आज के इस बेहतरीन वीडियो और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और इसी तरह से आपको एक से एक बेहतरीन टॉपिक के शॉर्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।